Hello students, CBSE class 9th. Today we are going to start science, and in physics we have taken it chapter 8 motion. Okay, so we start motion. और motion chapter को बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि in our surroundings or around us we see the objects in two states possibly. What are these two states? The state of rest and state of motion या मूविंग बॉडीज़. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को हम अपने नेचर में देखते हैं तो उनकी केवल दो ही स्थितियाँ यानी स्टेट्स पॉसिबल हैं. या तो वो बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स को हम रुके हुए यानी रेस्ट में देख पाते हैं, या फिर उन ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ या थिंग्स को हम मूव करते हुए देख पाते हैं. नन अदर देन दीज टू स्टेट्स एग्जिस्ट इन द नेचर. इनके अलावा कोई और तीसरी स्टेट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है. या तो बॉडी मूव कर रही होती है या फिर रुकी हुई होती हैं. चलिए अब बात करते हैं मोशन के बारे में. तो मोशन क्या है? मोशन का हिंदी मीनिंग मूविंग बॉडीज से रिलेटेड होता है, यानी इसको हिंदी में गति भी कहते हैं. चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और ए रेफरेंस पॉइंट. इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा मोशन में अगर वो अपनी पोजीशन को बदलता है. और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि अपनी पोजीशन बदल रहा है? वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से पहले कहीं और था, अब हमें कहीं और मूव करते हुए नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है? वो मोशन में है. रेफरेंस पॉइंट का मतलब भी कोई ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी उसकी पोजीशन को ट्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. चलिए एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. सपोज़ मैं किसी रूम में किसी कॉर्नर में हूँ और मैं उसके अपोजिट कॉर्नर में मूव करता हूँ और आप मुझे मूव करते हुए देखते हैं, तो इट मीन्स आप कहेंगे मैं मोशन में हूँ. ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ. इनकेस अगर मैं एक ही कॉर्नर में वहीं पर एक जगह पर सिचुएटेड हूँ या बैठा हूँ या किसी सीट पर रुका हुआ हूँ, तो इट मीन्स मैं रेस्ट में हूँ. सो सिर्फ यहाँ पर दो ही कंडीशन स्टेट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो चलिए उस एग्जाम्पल में अब आपको दो ही स्टेट डिस्कस करनी होगी. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि या तो वो बॉडीज़ मोशन में होंगी या फिर वो बॉडी रेस्ट में होंगी. चलिए एग्जांपल लेते हैं. ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड. तो आपको बताना है, सिर्फ दो ही उसमें आंसर करने हैं, दो वर्ड्स में, या तो मोशन या फिर रेस्ट. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा रेस्ट, क्योंकि मैंने कहा एक कार स्ट्रेट रोड पर है, मैंने उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं किया. अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ. मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल में ए रनिंग कार ऑन ए रोड या ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड. चलिए, तो अब इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि कार मूव कर रही है, तो इसका मतलब अब आप उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ इन मोशन. आपका आंसर क्या होगा? मोशन. आई होप अब आपको शायद क्लियर हो गया हो. मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपके डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे. मैंने कहा ए बर्ड ऑन ए ट्री, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? इट इज़ इन रेस्ट. ओके, नेक्स्ट ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ इन मोशन. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ए ट्रेन ऑन अ स्टेशन, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? इट इज़ इन रेस्ट. नेक्स्ट ए ट्रेन रनिंग बिटवीन टू स्टेशंस, तो इसका मतलब मोशन. तो इसका मतलब अब आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि मोशन को क्लैरिफाई करने के लिए हमें साथ में ये भी देखना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या किसी एक्टिविटी में है, क्या किसी एक्ट में है, एक्शन में है, क्या कुछ वर्बली मतलब कुछ ऐसा वर्क कर रहा है. तो इट मीन्स अगर वो कुछ वर्क कर रहा है, इट मीन्स तरह के किसी एक्शन में है और हमें उसकी पोजीशन भी चेंज होते हुए नज़र आ रही है, तो इट मीन्स दैट मे बी इन मोशन. हमें वैसे क्लैरिफाई करना होगा. और अगर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक जगह पर सिचुएटेड है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, सराउंडिंग के हिसाब से वहीं का वहीं है, तो इट मीन्स वो कैसे हुआ? वो रेस्ट में हुआ. तो शायद अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. आइए कुछ और ऐसे एग्जांपल लेते हैं. जैसे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, इफ़ द पोजीशन ऑफ साइकिलिस्ट चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी हाउस. देखिए हाउस हमेशा स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, एक जगह पर रुका हुआ है, और साइकिलिस्ट उसके सामने से गुजर के जा रहा है, पास होके जा रहा है, तो इट मीन्स साइकिलिस्ट कैसा माना जाएगा? मोशन में. क्यों? क्योंकि हाउस को उसने एक फिक्स पोजीशन के हिसाब से माना
और वो खुद अपनी पोजीशन को उसके हिसाब से बदल रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साइक्लिस्ट मोशन में माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कार, ये मैं ऑलरेडी आपसे एक एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूँ, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। नेक्स्ट है फिश स्विमिंग इन द वाटर। ऑफ कोर्स फिश भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, क्योंकि जो पॉन्ड है या जो भी जहाँ वो है, जिस वाटर बॉडी में है वो तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली है, ठीक है, वाटर मूव करता है, बट हम फिलहाल यहाँ फिश की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिश भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इट मीन्स फिश इज इन मोशन। बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी हम एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके हैं। ए बॉय रनिंग ऑन द रोड, इट मीन्स दीज ऑल एग्जांपल्स कम इन द स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन जब वो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और किसके हिसाब से? सराउंडिंग्स के हिसाब। सराउंडिंग्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास की, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सराउंडिंग्स हैं। अब जैसे मैंने अभी रूम वाला एग्जांपल लिया कि मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मूव किया, बाकी रूम की सभी चीज़ें वहीं रुकी हुई थी, यानी कि मेरे आसपास की चीज़ों को मैं उन्हें सराउंडिंग्स कहूँगा। उनके हिसाब से मैं मोशन में था, मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा था, राइट, और इसीलिए मैं मोशन में माना गया और मेरी सराउंडिंग्स के हिसाब से मैं मूव कर रहा था। अब बात करते हैं रेस्ट की। चलिए बात करते हैं रेस्ट की। तो रेस्ट में क्या आता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, it does not change its position with respect to its surroundings or a reference point। यानी एक बॉडी रेस्ट में कब कही जाएगी? जहाँ ऊपर हमने कहा कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो रेस्ट में हम क्या कह रहे हैं? इट डज नॉट चेंज, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो कैसी मानी जाएगी? रेस्ट में मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल ऐसे मैंशन कर सकते हैं। कार ऑन ए स्ट्रेट रोड या कार रोड साइड, इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री, ये सारे एग्जांपल्स हम इस रेस्ट वाली कंडीशन में काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का दूसरा नेम रेक्टिलीनियर मोशन भी होता है, और हम एक इसको थर्ड नेम से भी कह सकते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इफ ए बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधा जाने वाला रास्ता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव फॉरवर्ड होने वाला और एकदम सीधा चलने वाला, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन पाथ कहेंगे। और अगर बॉडी उसी पाथ में जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, इधर से उधर कहीं भी मूव नहीं करती है, ना टर्न करती है, तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। और ऐसी बॉडी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कार जो कि किसी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, कार ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तो ऐसे ये सभी एग्जांपल किस में आते हैं? ये सभी एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि इसके अंदर एक टर्म आ रही है सर्कल, सर्कल से है सर्कुलर मोशन, तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है। अगर कोई बॉडी किसी सर्कल पाथ के अलोंग मूव कर रही है, यानी सर्कल के ऊपर ही मूव कर रही है या मूव करते हुए सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही है, सर्कल ट्रेस कर रही है, तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे अराउंड, जैसे अब सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो एक हालांकि सर्कुलर पाथ तो होता है, लेकिन वो परफेक्ट सर्कुलर ना होकर के उसको हम एलिप्टिकल पाथ भी कह सकते हैं, तो एक आप एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रोटेशनल मोशन, ये सभी चीज़ें एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं और इनको हम सर्कुलर मोशन के पाथ में काउंट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ़ैन। अब इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो विंग्स होते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन विंग्स कह सकते हैं आप यहाँ पे, उसके साइड में जो उसके पंखड़ियाँ घूम रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ एनी प्लैनेट, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, यानी जो लट्टू वगैरह है, ये सब कुछ अपने आप में क्या है? सर्कुलर पाथ का मोशन कहलाता है। नाउ द थर्ड टाइप, नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? अब जैसे आपने सुना होगा ये मोबाइल फ़ोन का मोशन या फिर कुछ और इस टाइप के, तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या आएगा? ए बॉडी हैज़ वाइब्रेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन और मीन पोजीशन
और इक्विलिब्रियम। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? अब जैसे आप देख रहे हैं कि सपोज करो ये एक बॉडी है, ओके, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, इस जगह पर जो ये रुका हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये इस रेस्ट पोजीशन से, जिसको हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इस पोजीशन से क्या हो रहा है, इधर उधर, इधर साइड, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। चलिए एग्जांपल लेते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, अब क्लॉक में आप देखते हैं सुई का जो घड़ी की सुई होती है उसमें नीचे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पेंडुलम मूव करता रहता है, एक जगह पर यहाँ पर फिक्स रहता है और पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम में क्या अरेंजमेंट होता है, ये कोई एक रिजिड सपोर्ट रहता है, यहाँ पर एक थ्रेड होता है, ये सॉफ्ट थ्रेड होता है स्प्रिंग, और यहाँ नीचे एक जगह पर ये मेटेलिक होता है, ये बॉल जैसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको बॉब कहते हैं, ओके। अब ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। जब आप इसको एक साइड पर इधर ला करके कहीं पे छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से छोड़ते हैं तो ये इस मीन पोजीशन से होते हुए गुजरता है और इधर जाता है, फिर ऐसे दोबारा रिटर्न होगा इस तरीके से इधर साइड, यानी टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे इधर से उधर मूव कर रहा है। तो ये मोशन जो मीन पोजीशन से होकर गुजर के जाने वाली, पास होने वाली पोजीशन हुई और ये मोशन हुआ, इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ चाइल्ड स्विंगिंग इन ए स्विंग। अब जैसे झूला होता है, सीसो झूला, कहाँ, पार्क वगैरह में, तो बच्चा इस तरीके से झूले पर एक साइड इधर, एक साइड एक इधर स्टूडेंट बैठा हुआ है, दूसरी साइड एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, एक चाइल्ड इधर एक इधर, और क्या हो रहा है, इस तरीके से बीच में से ऐसे ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है, सीसो झूला। तो इस तरह के मोशन में भी अपने आप में एक वाइब्रेटरी मोशन की तरह ही काउंट किया जाएगा। या दूसरा झूला जो इस तरीके से ऐसे झुलाया जा रहा है वो अपनी पोजीशन से होकर के टू एंड फ्रो, इधर उधर, इधर साइड मूव कर रहा है, तो ये मोशन वाइब्रेटरी मोशन में काउंट होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइबिंग द मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन का मतलब मोशन को बताने के लिए, उसके वर्णन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू कंसिडर ए रेफरेंस पॉइंट और ए स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में जो मोशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, वहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट, आपने ध्यान दिया हो, सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट, ये वर्ड पहले भी आ चुका है। अब बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, क्या एक ही होता है? ऑफ कोर्स एक ही होता है। एक और वर्ड हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? देखिए, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जर्नी स्टार्ट होती है, जर्नी हमारी स्टार्ट होनी कंसिडर होती है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आप अपने किसी सिटी में जहाँ रहते हैं, तो वहाँ से आपको किसी एक अनदर सिटी आपको जाना है, ओके। तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो कि हमारी सिटी से जो ये अनदर सिटी है ये कितने डिस्टेंस पर पड़ती है, यानी कितना दूर पड़ती है। तो आपने कहा, आप हो गए और ये आपका फ्रेंड हुआ, ओके। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सपोज 60 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है। आपके फ्रेंड ने क्या कहा, नहीं 64 किलोमीटर पड़ती है। अब आपने एकदम से डिस्प्यूट हो गया। अब सपोज करो वहाँ पर आपका कोई एक और अनदर फ्रेंड पहुँच गया, अनदर फ्रेंड थर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जो अनदर फ्रेंड आपका पहुँच जाता है वो क्या करता है, वो फ्रेंड कहता है कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि जो है आपने 60 कैसे बताया और आपने 64 कैसे बताया। तो उनकी डिस्प्यूट को क्लैरिफाई करने के लिए आपने कहा कि मैंने अपनी सिटी के जो 0 है वहाँ से स्टार्ट किया, और दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, वो कहता है मैंने अपने घर से स्टार्ट किया उसका डिस्टेंस मेज़र करना। यानी कि उसका घर सपोज करो सिटी के अंदर 0 पॉइंट पर, जहाँ से बिल्कुल 0 होता है,
हर सिटी में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होता है, वहाँ से ना होकर के किसी और दूसरी जगह से बन रहा है। सपोज़ करो उसने यहाँ से किया, अब सपोज़ करो उसने अपनी सिटी का में यहाँ से घर लिया, तो पहले तो उसको 0 पॉइंट पर 0 पोजीशन पर जाने में कुछ डिस्टेंस लगा होगा। सपोज़ 4 किलोमीटर तो उसने ये डिस्टेंस कवर किया। फिर 0 से लेके ए सिटी तक के बीच में उसने 60 किलोमीटर लिया। तो टोटल रन कितना हुआ इन दोनों सिटीज़ के बीच में अगर इस पर्सन को देखा जाए तो 60 + 4 कितना हुआ, 64। तो अब ये पर्सन जो कि उनका एक अनदर फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है दोनों का, ये क्या कह रहा है कि आप भी सही हो और आप भी सही हो। तो डिस्प्यूट किस बात का है? तो फिर सही किसको माने, 60 को सही माने कि 64 को सही माने? तो ये वाला फ्रेंड कह रहा है कि आप लोगों को ये डिसाइड करने से पहले कि ये जो अनदर सिटी है कितनी दूर है, पहले ये बात करनी चाहिए थी कि आपको मेज़र कहाँ से शुरू करना है। यानी आपको जर्नी का ट्रैवल जो टोटल होगा उसका डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट करना माना जाएगा, कहाँ से शुरू करा जाए, नापना कहाँ से शुरू किया जाए। तो अगर दोनों एक ही पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, यानी कि जहाँ उस सिटी का बिल्कुल 0 पॉइंट है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जैसे कोई बस टर्मिनल या कोई ऐसी जगह, तो तब तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो हम उसको ओरिजिन भी कहते हैं, या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ से जर्नी दोनों ने एक साथ स्टार्ट होनी कंसिडर करी, तो वो दोनों का अगर कॉमन हो तब तो सारा डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। इसका मतलब दोनों का एक जैसा आंसर आएगा। अब पता लगा एक फ्रेंड तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल कुछ और डिस्टेंस साथ में अपने घर का भी जोड़ के फिर काउंट कर रहा है। तो दोनों का जब स्टार्टिंग पॉइंट ही डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, मोशन के डिस्टेंस का कोई एक्चुअल डिस्टेंस मेजरमेंट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हम जिस स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, हम उसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के संदर्भ में, यानी किसी चीज़ के हिसाब से किसी एक ही फिक्स स्टैंडर्ड मान के उसको वहाँ से स्टार्ट करना। तो जब दोनों का फिक्स स्टैंडर्ड एक ही होगा, कॉमन होगा, तो जर्नी के बारे में डिस्टेंस को बताना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप में रेफरेंस पॉइंट का, जिसको हम दूसरा नाम ओरिजिन भी कह सकते हैं और तीसरा नाम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम हैं, राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब हम किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई ओरिजिन होता है जहाँ से हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई बॉडी अगर अपने पोजीशन को चेंज करेगी या मोशन में होगी तो उसी के हिसाब से होगी, वहीं से सारे डिस्टेंस मेज़र किए जाएंगे, राइट। अब जैसे रेफरेंस पॉइंट है कि फिक्स पॉइंट और ए फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट with respect to which given body changes its position, that is known as reference point, also known as, that is known as reference point, okay, और also known as origin। आप इस जगह पर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं origin, okay। next, absolute rest और absolute motion does not exist in universe। मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल, चलिए एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नेचर में दोनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट, यानी कि एक साथ नहीं होते हैं, राइट। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस बात का ये मतलब हुआ कि इस नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ परफेक्टली या एब्सोल्यूटली ना तो रेस्ट में है, ना तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में है, ना ही सिर्फ और सिर्फ मोशन में है। यानी वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट वर्ड हम वहाँ यूज़ करें, किसी दूसरे के हिसाब से, दूसरे की पोजीशन के हिसाब से या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। चलिए एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अब ये बताइए, डे नाइट वगैरह चेंजेस हो रहे हैं और इतनी सब चीज़ें हमारे अराउंड में बदल रही हैं, क्या हमें ये अर्थ इस तरीके से ये मतलब ये किस वजह से हो रही है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मोशन की वजह से। अर्थ के 2 टाइप के मूवमेंट या मोशन होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन यानी सर्कुलर पाथ में मूव करना, जो कि सन के अराउंड सभी प्लैनेट जैसे कर रहे हैं, और दूसरा अर्थ का रोटेशन मोशन यानी अर्थ का रोटेट करने वाला मोशन, तो जो जिसकी वजह से डे नाइट वगैरह चेंजेस हो रहे हैं। तो अब क्या हमें अपने अराउंड अर्थ के बाहर की चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं? तो हमारा आंसर होगा नो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसके एग्जांपल को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं, सपोज़ हम किसी बस में बैठे हुए हैं, ओके। तो जब हम किसी बस में बैठे हैं और बस कर रही है मूव, तो मूविंग बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सब हमारे साथ
रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर का मतलब हिंदी में हुआ एक दूसरे के हिसाब से, सभी आपस में रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं। लेकिन अब देखें बाहर की ओर, तो विंडो से बाहर जब देखते हैं तो हमें सब कुछ मूव करती हुई नज़र आती हैं, बैक साइड मूव कर रही हैं, है ना। हम साइड विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें पीछे जाती हुई नज़र आ रही हैं सभी चीज़ें, सामने वाली चीज़ें आगे क्लोज नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब हम जब बाहर की पोजीशन को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारी बस मूव कर रही है। अगर हमारी बस मूव कर रही है तो इसका मतलब हम मूव कर रहे हैं। हमें कोई बाहर वाला अगर पर्सन देखेगा तो हमें ये कहेगा कि हम बस में जा रहे हैं, जबकि हम बस में बैठे हैं। यानी मैं इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने का सिंपल से एक बात ये बता रहा हूँ कि हम बस के अंदर के लोगों के हिसाब से रेस्ट में हैं, लेकिन बस के बाहर के लोग जो हमें देख रहे हैं उनके हिसाब से हम मोशन में हैं। इसका मतलब ना तो हम परफेक्टली रेस्ट में हैं, ना हम परफेक्टली मोशन में हैं। यानी अगर मैं इन वर्ड्स को फिर से बदलूं तो मैं कहूँगा ना ही हम एब्सोल्यूट रेस्ट में हैं, ना ही हम एब्सोल्यूट मोशन में हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक और अनदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। हम अर्थ के ऊपर हैं, राइट। और अगर हमें कोई अर्थ के बाहर से देख रहा है, यानी हम अर्थ एक अपने आप में ग्लोब है, एक स्फेरिकल है, हम अर्थ के ऊपर हैं, वी आर ऑन द अर्थ सरफेस, अंदर नहीं है। तो बाहर से जब हमें कोई देख रहा है तो अर्थ कैसी नज़र आएगी उसको अर्थ रोटेट करती हुई मूव करती हुई नज़र आएगी। तो हम कैसे नज़र आएंगे? हम बिल्कुल वैसे नज़र आएंगे जैसे किसी स्पिन या लट्टू या फिर बॉल के ऊपर अगर कोई तिनका या कोई चीज़ ऐसी कोई पार्टिकल स्टिक हो जाए, चिपक जाए और वो घूम रही है तो वो पार्टिकल भी उसके साथ साथ घूमेगा। बिल्कुल ऐसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर हैं, अर्थ को जो बाहर से देख रहा है वो उसको मूव करते हुए देख रहा है, तो हम भी उसको मूव करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं, रुके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम उसको मोशन में नज़र आएंगे। जबकि जब हम अर्थ के ऊपर हैं और हम अर्थ के ऊपर ही रहने वाले और दूसरे लोगों को देख रहे हैं और वो हमारे जैसे हमारी तरह ही रेस्ट में रुके हुए हैं। जैसे अब एक रूम में हम सब लोग बैठे हैं अगर, तो हम सब आपस में एक दूसरे के हिसाब से कैसे हैं? सब रुके हुए हैं, सब रेस्ट में। और अगर उठ के मैं चल देता हूँ तो इसका मतलब मैं उन सब के हिसाब से कैसे माना गया? मोशन में। तो इसका मतलब जब हम कुछ चीज़ों के हिसाब से, यानी विद रेस्पेक्ट टू सम थिंग्स अराउंड अस, हम सब रुके हुए हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रेस्ट में हैं। और अगर बाहर की चीज़ें हमें उसके हिसाब से मूव करते हुए देखती हैं तो इसका मतलब हम मोशन में हैं। चलिए एक और एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे थर्ड एग्जांपल से आपका वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा कि अर्थ के बाहर की चीज़ें हमें मूव करती नज़र क्यों नहीं आ रही हैं, या अर्थ हमारे नीचे से ज़मीन हमें खिसकती नज़र क्यों नहीं आ रही है अगर अर्थ मूव कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि सपोज़ 2 बाइकर्स हैं, वो दोनों अपनी अलग अलग बाइक पर हैं, वो स्ट्रेट रोड पर एक साथ 2 फ्रेंड्स हैं और मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। दोनों ने अपनी बाइक की स्पीड सेम की हुई है, दोनों स्ट्रेट रोड पर जा रहे हैं, दोनों बातें करते जा रहे हैं, आपस में बातों में इतना ज़्यादा एंगेज हो चुके हैं कि उनको ये ख्याल नहीं रहा कि वो रोड पर चल रहे हैं। ओके, सामने कुछ ट्रैफिक नहीं था इसलिए उनको बाइक में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है स्ट्रेट रोड पे जाते हुए। तो अब क्या हो रहा है, कुछ में से एक को ध्यान आया कि अरे हम तो रोड पर मूव कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जजमेंट कैसे हुआ? जब उसने देखा कि नीचे ज़मीन हमारी नीचे से खिसक रही है, पीछे जा रही है, सामने वाली चीज़ें नज़दीक आ रही हैं, साइड वाली चीज़ें पीछे जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम मूव कर रहे हैं, राइट। बाहर के लोग जब उनको देखेंगे तो वो दोनों ऑफ कोर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे हैं? सब चीज़ मूव करती नज़र आ रही हैं, बट आपस में वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे हैं? जरा सा भी इधर से उधर आगे पीछे या टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों कैसे हैं? आपस में एक दूसरे के हिसाब से। जब पोजीशन नहीं बदल रही है तो रेस्ट में माने गए, जबकि बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए कैसे माने गए? मोशन में माने गए। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का ये मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो दोनों रेस्ट में हैं आपस में एक दूसरे के हिसाब से? क्योंकि उन दोनों की मूव करने की स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जबकि बाहर वालों के हिसाब से वो कैसे हैं? मोशन में है। तो इसका मतलब वो ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में हुए और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में हुए। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अर्थ के एग्जाम्पल के साथ। हम अर्थ के ऊपर हैं। अब अर्थ के ऊपर
अर्थ जितनी स्पीड से मूव करती है, अर्थ का क्या स्पीड है मूव करने का, 24 आवर्स में अर्थ 1 कंप्लीट रोटेशन करती है। जैसे टॉप होता है, लट्टू होता है, स्पिनिंग टॉप, वो गोल गोल जिस तरह से एक जगह पर एक पॉइंट पर घूमता है, ऐसे अर्थ एक रोटेशन लेकर 24 आवर्स में कंप्लीट होकर आ जाती है, अपने रोटेशन को कंप्लीट कर लेती है, जिससे डे नाइट चेंजेस होते हैं। तो हम भी अर्थ के साथ, अर्थ के ही ऊपर, अर्थ के रोटेट करने की स्पीड से घूम रहे हैं। इसीलिए हमारे घूमने की स्पीड और अर्थ के घूमने यानी रोटेट होने की स्पीड सेम है। तो जब दो चीज़ें सेम स्पीड में होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के हिसाब से कैसे होती हैं, रेस्ट में। इसीलिए उन्हें आपस में एक दूसरे के हिसाब से कोई चेंज समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। जैसे दोनों बाइकर सेम स्पीड पर थे तो वो खो गए बातों में, उन्हें चेंजेस समझ में नहीं, बाद में एक को ध्यान आया। बट अगर हमें अर्थ के बाहर से कोई देखेगा तो जैसे उसे अर्थ रोटेट करते हुए नज़र आएगी, ऐसे हम भी रोटेट करते हुए नज़र आएंगे। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के हिसाब से वी आर इन द रेस्ट, बट फॉर आउटसाइडर्स, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स वी आर इन मोशन। तो बिल्कुल बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करिए, वो ना तो एब्सोल्यूटली रेस्ट में है और ना ही वो एब्सोल्यूटली मोशन में है। इस बात से ये एग्जाम्पल क्लियर होता है। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि हाउस अगर कोई रेस्ट में है तो वो इसका मतलब अर्थ के ऊपर कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या अर्थ के खुद के हिसाब से वो रेस्ट में है। बट अगर अर्थ के बाहर से कोई उस ऑब्जर्वर कोई आता है, वो देखता है अर्थ को घूमते हुए, तो उसको वो हाउस भी रोटेट करते हुए नजर आएगा। इसका मतलब इस यूनिवर्स में सभी प्लैनेट मोशन में हैं, पूरा यूनिवर्स अपने आप में मोशन में है, नथिंग इज़ इन रेस्ट। बट आपस में एक दूसरे के हिसाब से कुछ चीज़ें जो सेम स्पीड में है, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो दोनों आपस में विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर रेस्ट में है, और जिन चीज़ों की स्पीड डिफरेंट होगी तो वो आपस में एक दूसरे को मोशन में ही नज़र आएंगे, राइट। तो ये आपका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस मोशन को हम पहले भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती हैं उनके मोशन को मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, जिस तरह से मैंने ये एक पाथ बनाया हुआ है और यहाँ पर पाथ में क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिन बना हुआ है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन पाथ बना हुआ है। अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो धीरे धीरे उसके मोशन को हम डिस्टेंस के हिसाब से काउंट कर सकते हैं और ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ मोशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए बहुत ही एक इजी और शॉर्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है। पहले हम इसको डिस्क्रीट करके, स्प्लिट अप करके समझते हैं फिजिकल वर्ड का क्या मीनिंग हुआ। फिजिकल का मतलब जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, जो हमारे अराउंड जिन चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं या जो हमें विजिबल हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब हमारा फिजिकल के अंदर आता है। और क्वांटिटीज़ का मतलब जैसे कोई अमाउंट, जो जैसे कोई वैल्यू, कोई ऐसी थिंग जिसको हम क्वांटाइज्ड कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं, एक क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए इस बात का क्या मीनिंग हुआ। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, ये ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजरेबल है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज़ मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मेरे पास ये एक पेन है, अगर मुझे इसको मेज़र करना है तो इसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, मुझे कोई स्केल या रूलर यूज़ करना होगा। अगर मैं स्केल या रूलर यूज़ करता हूँ तो स्केल या रूलर को यूज़ करने के लिए यूज़ करके मैं इसको डायरेक्ट मेज़र कर सकता हूँ। अब बात करते हैं, क्या टाइम डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है? यस, टाइम को हम किसी वॉच की हेल्प से डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास इन सब चीज़ों को मेज़र करने का मेथड होता है। अब बात करते हैं कुछ और ऐसी क्वांटिटी, क्या उनको हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं? सपोज़ करो मुझे किसी टेबल के ऊपर जो है ऊपर का सरफेस एरिया मेज़र करना है, तो उसको मेज़र करने के लिए मुझे दो क्वान्टिटीज़ की ज़रूरत होगी, पहला लेंथ और दूसरा उसका
ब्रेथ। तो इसका मतलब वहाँ पर 2 डायमेंशंस होंगी, पहले मुझे लेंथ मेज़र करनी होगी, फिर मुझे ब्रेथ मेज़र करना होगा, बाद में मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा लेंथ इंटू ब्रेथ और उससे मेरा एरिया काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ, यानी कि मुझे क्या करना है, यानी कि मुझे पहले लेंथ और ब्रेथ मेज़र करना है, फिर मुझे उसका एरिया मल्टीप्लाई करें। ऐसे मैं वॉल्यूम के लिए करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे स्पीड को मेज़र करना हो तो पहले मुझे डिस्टेंस मेज़र करना होगा, फिर मुझे टाइम मेज़र करना होगा, तब डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड मेज़र हो जाएगा। ओके, यानी कि मेरे पास डायरेक्टली ओके, तो ये हमारी क्या हुई, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कुछ और ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प होगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज़ किसी को बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को, एंगर को मेज़र करने का कोई भी मेज़रमेंट या कोई ऐसा स्केल या कोई डिवाइस नहीं होती है। इट मीन्स एंगर इज़ नॉट इन फिजिकल क्वांटिटी। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसके दुख को मेज़र करने का कोई स्केल या कोई रूलर या कोई डिवाइस नहीं है। इसका मतलब दुखी होना या दुख कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, वो होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। तो वो हमारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, तो ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हो गए। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ और आगे चल करके फिजिक्स में आने वाली हैं। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं जनरली। ये होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और होती हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।